नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इसके पहले की क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। क्लास 6 का साइंस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कर चुके थे। आज बारी है थर्ड चैप्टर करने की, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पे नए हैं लूसी लर्निंग लैब चैनल पे, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का साइंस। चैनल का नाम आप लोग को पता ही है, क्लास 6 का साइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी धागा से वस्त्र तक का सफर क्या होता है, ये चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दो कामों में आपके फायदा हो सकता है। पहला, जो लोग भी एकेडमिक सेशन की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, या सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, उनके लिए। दूसरा, आपका जो भी सीटेट की टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट हो, सीटेट हो, रीट हो, डी हो, तो उस सारे टेट एग्जाम में आपका साइंस और मैथ रहता ही है। तो इस चैनल से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि इस चैनल से हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। उसके अलावा 6 to 10 साइंस और 11-12 का मैथ। भविष्य में मैं देखती हूँ जैसा होगा सेशन के हिसाब से आप लोग के लिए पेपर 1 सीटेट की तैयारी में मैं ईवीएस भी शुरू करूंगी। फिलहाल अभी हम लोग 6 to 8 साइंस को कवर करेंगे। 9th 10th का तो स्टेट के समय जरूरत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में पढ़ना क्या है? तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक। अब तंतु से वस्त्र तक में क्या हुआ कि मतलब धागे से लेकर वस्त्र तक का सफर जो है वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो बता दीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में एक पहेली और बूझों की कहानी है जो अपने स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार वे दोनों जीते हैं और अत्यधिक उत्तेजित थे, यानी खुश थे, और प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से वो अपने माता पिता से क्या कर रहे हैं? कपड़ा खरीदवाने का जिद कर रहे हैं कि निश्चय किए हैं कि हम कपड़ा खरीदवाएंगे ही खरीदवाएंगे। अब क्या है, दुकानदार क्या समझाता है उन लोग को, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें वो कुछ कपड़े के प्रकार बता रहे हैं कि ये कुछ सूती है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो दुकानदार हमको समझाता है ना किस मौसम का कपड़ा चाहिए। अब गर्मी के मौसम में और अगर हम लोग उलेन स्वेटर पहन ले तो कैसा फील होगा, कल्पना कर सकते हैं आप लोग। तो गर्मी के मौसम में उलेन नहीं पहन सकते हैं, उसी तरह सर्दी के मौसम में हम लोग सूती कपड़ा पहन के घूमने लगे तो ठंडा लगेगा।
तो कपड़े के वो प्रकार के बारे में समझा रहे हैं किसको, बूझो और पहेली को, जो आप लोग के चैप्टर में पढ़ना है। तो वो बताए हैं कि इसमें कुछ वस्त्र सूती है और कुछ कृत्रिम है, जिसमें कुछ मिलावट है, संश्लेषित है। उनके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे, बहुत सारी रेशम की साड़ियां भी थी। अब उन लोग को क्या चाहिए उस हिसाब से वो, तो अंत में उन्होंने विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और खरीदा क्या, ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी। तो ये तो था कि वो चैप्टर का शुरू का आप लोग को मैं इंट्रोड्यूस कराई कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। और बूझो और पहेली नाम के दो जन हैं जो इसकी चर्चा कर रहे हैं। कपड़े की दुकान में गए हैं, दुकानदार समझाता है कि क्या क्या आप लोग को किस तरह के कपड़े होते हैं, किस तरह के नहीं। अब आसपास के विभिन्न वस्त्रों को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए घर में हम लोग बहुत सारे कपड़े देखते हैं, तौलिया है, मेज पोश है, आपका झाड़न है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं। लेकिन हम कभी इस कपड़ों के बारे में ये नहीं सोचते कि ये बना कैसे है और कहाँ से आता है, कैसे बनता है। तो विभिन्न कपड़ों के बारे में जानने के लिए वो लोग क्या किए, वस्त्रों में विविधता, विविधता माने भिन्नता, वस्त्रों में विविधता। तो वस्त्रों में विविधता जानने के लिए वो क्या किए कि तरह तरह दर्जी के दुकान का भ्रमण किए। दर्जी जो हम लोग का कपड़ा सिलता है, उस दुकान का भ्रमण किए। सिलाई के बाद बचे जो भी कपड़े थे उन लोग को वो इकट्ठा करते थे और उसका स्पर्श करके अनुभव करते थे। तो छोटा छोटा टुकड़ा लेके स्पर्श करके अनुभव किए और उससे वो पता लगाए कि कौन कौन से कपड़े कैसे होते हैं। एक सिरे पे उसकी तगाई देते थे, कपड़े से कोई एक धागा निकालते थे। धागा अभी मैंने बताया ना, तंतु, तंतु को धागा कहते हैं। धागा निकालते थे, जैसे सूती कपड़े का कोई तागा, तागा या धागा जिसको कहिए, वो तागा वो बाहर निकाले और मेज पे रखे और उसका एक अंगूठे से दबाए और दूसरे तरफ की लंबाई को वो अपने नाखून की तरफ से खरोचे। इसको देखने के बाद जब खरोचे तो उनको ये पता चला कि एक तरफ से अंगूठे से दबाए थे, दूसरे तरफ में उसके हिस्सों को खींचे तो वो छोटे छोटे टुकड़े में विखंडित हो गया, यानी टूट गया। इससे पतली पतली लड़ियां विखंडित हुई हुई निकली, जो प्रेक्षण में पता चला कि ये क्या है, सूती कपड़ा है। तो तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी या अधिक लड़ियों से मिलकर बना हुआ जो होता है, उसे हम लोग तंतु कहते हैं, यानी धागा कहते हैं। जो सिलाई का धागा होता है उसको अगर हम लोग उसमें से भी निकालते हैं तो पतले पतले रेसे निकलते हैं। उसको कभी एक्सपेरिमेंट करके, अभी नहीं कि पूरा घर का रील जाके बर्बाद कर दीजिएगा आप लोग, ऐसा मत कीजिएगा। तो उसमें से भी पतले पतले रेसे जैसे निकलते हैं और वो जो पतली लड़ियां एक साथ जो मिलकर बनती है उसे तंतु कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तंतु या तागा या धागा किससे कहते हैं। तो वस्त्र और धागों से मिलकर जो बनते हैं, तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। अब बात आती है कि ये तंतु जो है वो आते कहाँ से हैं। हम जो कपड़े पहने हैं, इस कपड़े को बनाने में कितने सारे धागे लगे होंगे, ये सब धागे कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। तो चैप्टर का ही नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी तंतु से लेकर वस्त्र तक के सफर के बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ करना नहीं है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पुश कर देना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है। अब बात होती है कुछ वस्त्र जैसे सूती, रेशमी, जूट, ऊनी, ये सब कुछ जो होते हैं ऊनी के, ये तंतु पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं।
तो उन्हें हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। जो जंतु या पादप से प्राप्त हो, जो भी धागे, जैसे ऊनी कपड़े के वस्त्र के धागे हुए, जूट के हुए, रेशम के हुए, ये सारा कुछ जो भी प्राप्त होता है जंतु या पादप से, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई, जूट जो होता है वो पादप से प्राप्त होता है, ये तंतु के उदाहरण है। उसी तरह से ऊन और रेशम जो होता है वो जानवरों से प्राप्त होता है। वो भेड़, बकरी, इस सब से ऊन प्राप्त करके हम लोग स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ये चीज पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में कि रेशमी तंतु कैसे आते हैं। तो रेशम में कीट होता है, इसको कोकून बोलते हैं, ठीक है, इससे वो बनता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रेशमी कीट क्या है, तो कोकून है, उसे खींचा जाता है। उसी तरह हजारों वस्त्र के निर्माण में केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से अब रासायनिक पदार्थ जिसका स्रोत पादप और जंतु नहीं है, वैसे भी तंतु का प्रयोग हो रहा है। जैसे पहले के लोग क्या, या तो सूती कपड़ा पहनते थे, नहीं तो ऊनी पहनते थे। अभी क्या आ गया है कि अभी करीब 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक स्रोत का पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें तंतु को इकट्ठा करने के लिए ना ही हमें जानवरों की जरूरत है, ना ही हमें पादप की जरूरत है। अब उसमें कौन कौन से कपड़ा आते हैं? तो जो जिसमें तंतुओं का निर्माण रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि संश्लिष्ट तंतु क्या है। तो ये जो होता है कैसे रासायनिक पदार्थों द्वारा आता है, जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनता है जिसमें पादप और जंतु की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। अब उसमें क्या क्या आता है? तो पॉलिस्टर के कपड़े। अब मान लीजिए अभी गर्मी में इतनी 41 डिग्री टेम्परेचर है, कोई आपको पॉलिस्टर के कपड़े पहना दे तो कैसा फील होगा? जरा अनुभव करके बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। उसी तरह से नायलॉन के कपड़े एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण। अब कुछ पादप तंतु क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पादप तंतु यानी पादप तागा, तंतु से यहाँ मतलब है तागा। तो पादप तंतु क्या है? क्या कभी हम लोग गौर किए हैं, जब हमारे घर में दीपक जलता है तो रुई से जो बत्तियां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर बत्तियां बनाई जाती हैं। बत्ती बनाने के लिए हम लोग रुई का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हमारे घर के गद्दा, रजाई, तकिया सब में किया जाता है। तो ये रुई तरह तरह के पृथक, ध्यान से देखते हैं हम लोग, उसको निकाला जाए, अगर बत्ती कोई निकाला जाए तो छोटे छोटे रुई बहुत सारे निकल जाएंगे, और उसको हम लोग एक साथ मिला के बत्ती बना देते हैं, तो वो बहुत देर तक दीपक जलता है। तो ये कहाँ से आता है, रुई कहाँ से आता है, इसका कभी हम लोग गौर किए हैं? नहीं। इसे खेतों में उगाया जाता है, साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं। रुई जहाँ से मिलता है उसको कपास, ये भी पूछा जा सकता है, कपास के पौधे खेतों में उगाए जाते हैं। और वो भी कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण हो, जहाँ की मिट्टी जो हो, वो क्या हो? काली हो और जलवायु उष्ण हो। सीधा आप लोग मत समझ लीजिएगा, जलवायु उष्ण हो तो वहीं पे उगाया जाता है कपास के पौधे। हमारे देश में, जहाँ हमारे देश में गुजरात में कपास की कृषि की जाती है, ये चीज याद रखिएगा, गुजरात में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल जो है, कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। कपास का पौधा अगर कोई देखे होंगे, अभी जाके यहाँ से गूगल करके देखिएगा आप लोग कि कपास का पौधा जो होता है वो नींबू के साइज के बराबर होता है, और उसको
उसको हटाने के बाद बहुत सारा उजले उजले पूरा जब फूट जाता है तो उजला उजला उसमें रुई बाहर निकल आता है, उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, उससे हमारा सूती वस्त्र बनता है, रजाई बनता है, गद्दा बनता है, ये सब कुछ बनता है। अब कपास के इन बॉलों को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके लिए मशीन नहीं, हाथ से चुनना पड़ता है, हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है और बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, जिसे कपास, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कपास ओटना। इसको कपास ओटना बोलते हैं, ताकि हाथ से पहले हम लोग इकट्ठा किए, उसके छोटे छोटे जो बीज होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, तब जाके हमारा वो रुई तैयार होता है। अब बात आती है जूट की। जूट जिसको पटसन कहते हैं और देहात में आप लोग जाइएगा तो उसे कहते हैं पटुआ। जूट, पटसन या पटुआ। अब पटसन जो है वो एक पादप है, एक पौधा है जिनकी खेती भारत में कब की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। कपास की खेती कब की जाती थी, उष्ण जलवायु में, और इसकी खेती की जाती है वर्षा ऋतु में। भारत में प्रमुख रूप से कहां कहां की जाती है जूट की खेती, तो पश्चिम बंगाल और बिहार और असम, ये मुख्य जगह है। ये पूछा जा सकता है कि पटुए या जूट की खेती भारत में कहां कहां की जाती है, तो पहला होगा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये मुख्य है, मुख्य रूप से यहाँ उगाया जाता है। और ये जब पुष्पन अवस्था में आता है, जब इसमें फूल निकलते हैं, तब इसको काट लिया जाता है और फसल कटाई के पश्चात इसे क्या किया जाता है, गांव देहात में आप लोग देखे होंगे जहाँ कहीं तालाब हो या कुआं हो या जहाँ से वो पहले बोरिंग पंपिंग सेट से पानी से खेत पटाया जाता था, उसका बड़ा सा एक पोखरा जैसा खोद के बनाया जाता था, उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए मतलब महीने 2 महीने के लिए उसमें डुबा देते हैं और उसमें वो तना उसका गल जाता है। जब गल के सड़ने लगता है तब उसको हाथ से पृथक करके अलग किया जाता है और वस्त्र बनाने से पहले इस पटुए को या तंतु को क्या करते हैं, पहले तागा में कन्वर्ट करते हैं और तब उसका प्रयोग किया जाता है। तो रुई का तो हम लोग रुई कपास ओढ़ते हैं और तुरंत उसे कपड़ा बन जाएगा, मशीन में डालिए कुछ कीजिए। लेकिन जूट जो होता है उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। जब वो पुष्पन अवस्था में आता है, यानी जब उसमें फूल आने लगते हैं, तब हमको क्या करते हैं उसे काट के और गीले जगह पे जहाँ पानी हो, तालाब हो, बाकी कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा करने की जगह हो, वहां हम लोग उसे गलने के लिए छोड़ देते हैं। जब गल जाता है, तना उसका गलने लगता है, तब उसे हम लोग हाथ से पृथक करते हैं। तो ये था जूट और रुई की प्रक्रिया की हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से पूछा जा सकता है, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आप लोग का बनता है, जैसे रुई किस मौसम में, कपास की खेती किस मौसम में की जाती है, कहाँ की जाती है, उसके अलावा किस जगह पे की जाती है, फिर आपका जूट पटसन किस मौसम में होता है, जनरली कहाँ कहाँ उगाया जाता है या उसका प्रोसेस क्या है। अब रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। मैच दी फॉलोइंग में ये भी आपको दे सकता है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कताई कहलाता है। उसी तरह से एक कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली करते हैं। आजकल तो नहीं है, देहात में जो हम लोग क्रोशिया से बुनावट करते हैं ना, एक लंबा पतला सा लंबा
रहे और उसके मुंह पे थोड़ा सा नुकीला बना हुआ हो, वो तकली कहलाता है। खास करके जो लोग चरखा खादी भंडार वाले लोग जो होते हैं उसका उपयोग करते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में लोकप्रियता प्रदान की थी। वो तकली का जो प्रयोग होता है चरखा में, वो किसने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसका उपयोग किए थे और उन्होंने खादी को पहनने को प्रोत्साहित किया था और ब्रिटेन से मिलने वाले बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया था कि हम बाहरी कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो अब ये भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है कि खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग संगठन का निर्माण कब हुआ? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण कब हुआ? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। गांधी जी शुरू तो कर दिए थे, लेकिन भारत सरकार इस आयोग का संगठन का निर्माण कब किया? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, सन 1956 में भारत सरकार एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पे कताई का काम वही होता था। अब तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, दो प्रमुख है, एक तो बुनाई द्वारा और दूसरी बंधाई द्वारा। अब बुनाई कैसे होता है? तो तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई यानी विभिन्न करते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा आपका जैसे हम लोग हथकरघा, आप लोग करघा इसमें देखे होंगे, हथकरघा की बुनावट, एक धागा ऐसे एक धागा ऐसे, चाहे गांव देहात में आप लोग खटिया की बुनाई देखे होंगे, इधर से ऊपर चढ़ा के फिर उल्टा चढ़ा के, तो वैसे बुनाई किया जाता था। या स्वेटर बुनना तो अच्छा उदाहरण है कि हम लोग ऊन का गोला बनाते हैं और ऊन से हम लोग स्वेटर बुनते हैं। किसके थ्रू? कांटा के थ्रू। तो वो हमारा तैयार होता है वस्त्र बन के। वो ऊन से स्वेटर फॉर्म में आया कैसे? बुनाई प्रक्रिया द्वारा। तो वो एक उसका अच्छा उदाहरण है। हाथ से भी बुनते हैं, मशीन से भी स्वेटर बनता है। तो ये दो ही प्रकार है, एक बुनाई और दूसरी तगाई द्वारा। अब वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या रहा है, इस पे हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है, हम लोग पढ़े भी हैं कि हम पहले आदिम मानव थे और हमारे पूर्वज या जो भी आदिम मानव थे वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। तो वो कपड़ा पहनने के लिए क्या करते थे? वृक्षों की छाल का प्रयोग करते थे और उससे अपना शरीर ढकते थे। बड़ी बड़ी पत्तियों से, जानवरों के चर्म से या समूर यानी मृग छाल से अपना सर ढकते थे। वो तो हमारे भगवान शिव जी भी मृग छाल पहनते थे। तो कहने का मतलब ये था कि उस समय ये सब चीज नहीं था, या था भी तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि इसका उपयोग कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो बड़ी बड़ी पत्तियां जंगल से काट लिए और पहन लिए। उसी तरह से जंतुओं का छाल, मरे हुए जानवरों का छाल ले लिए, पहन लिए। तो उससे अपना वो लोग जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे चेंज होते होते आजकल तो बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है। आने वाले समय में जो हम लोग की बात की पीढ़ी होगी, उन लोग को और विकसित जीवन जीने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास है वो उसको तो हम लोग नकार नहीं सकते हैं, क्या था नहीं था इसके बारे में। कृषि समुदाय में जब वो लोग बसना आरंभ किए तो पतली पतली टहनियां और चटाई बुन के डलिया बनाना सीखे। लताओं या जंतुओं से बालों को आपस में ऐंठन देके लड़ियां बनाना सीखे। उस तरह से वो वस्त्र तैयार किए।
फ्लेक्स भी एक पादप है जो प्राकृतिक तंतु होता है और उसका उपयोग जो होता है प्राचीन मिस्र में वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। ये पूछा जा सकता है कि फ्लेक्स की खेती कहाँ होती है। फ्लेक्स की खेती कहाँ होती है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या बताएंगे? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में। ठीक है, नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में फ्लेक्स की खेती होती है। अब हम लोग क्या क्या पढ़े, इस पे जरा एक बार चर्चा कर लेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, या जो लोग पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का सब्सक्राइब करना ही मेरा मोटिवेशन है। मैं लूसी लर्निंग लैब इस चैनल का नाम इसीलिए रखी हूँ कि मैं इस चैनल के थ्रू कुछ सीखना चाहती हूँ और जो सीखी हूँ वो आप लोगों के बीच लाना चाहती हूँ, और कोई मेरा मोटिव नहीं है। मैं अभी भी तैयारी ही कर रही हूँ एग्जाम की, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं जानती हूँ वो आप लोगों के साथ बांट सकूं। कहते हैं ना, पूर्वजों द्वारा भी कहा गया है या सभी कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो उसी तरह से अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो चलिए एक बार हम लोग ब्रीफ देखते हैं कि इस चैप्टर में तंतु से वस्त्र तक का सफर हम लोग का कैसा रहा, क्या क्या रहा। तो सबसे पहले था कपास गोलक। कपास गोलक बना, उसके बाद इसको ओटना विधि द्वारा, ओटना विधि द्वारा हमारे पास रेशे तैयार हुए। फिर इसको कताई द्वारा, कताई द्वारा क्या क्या हुआ? तागे बने। कताई द्वारा हमारे पास तागा बना, और तागे से वस्त्र बना। तागे से दो विधि द्वारा वस्त्र बना, एक तो आपका बुनाई और दूसरा बंधाई। ये दो विधि द्वारा हमें जाके वस्त्र प्राप्त हुआ। तो तंतु कहाँ से है? कपास गोलक से। तंतु से लेकर वस्त्र तक का सफर ये हमारा रहा। इस चैप्टर में कुछ कुछ मेन पॉइंट था, रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम लोग, वस्त्र सामग्री और वस्त्र में विविधता क्या क्या था? सूती कपड़े, मुख्यतः, ऐसे तो है बहुत सारा लेकिन हम मुख्यतः बता रहे हैं। आप कहिएगा मैं कि मैडम सिल्क का नाम ले रही है, शिफॉन का नाम नहीं ले रही है, आजकल कोटा आ गया है, क्या क्या आ गया है, लेकिन मुख्यतः क्या क्या था? तो सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर, ये मुख्यतः कपड़े थे वस्त्र सामग्री के। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं द्वारा बनाया जाता है। तागा तंतु से बनते हैं और तागा से वस्त्र बनता है। तंतु तो प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों होते हैं। रेशम, ऊन, जूट प्राकृतिक है। ये रेशम, ऊन, जूट, ये क्या है? ये तीनों प्राकृतिक है। ये सूती भी प्राकृतिक है,
पॉलिएस्टर जो है ये संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट तंतु है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। अगर कोई पूछता है या मैच दी फॉलोइंग में आता है, सीटेट में जनरली 2-4 क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग में ही रहता है। जब जुलाई में संभवतः आप लोग का एग्जाम होगा तो मैं मई के लास्ट वीक से शुरू कर दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन करवाना। तो उस समय नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग को बहुत सारे मिलेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लें, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये संश्लिष्ट के उदाहरण थे नायलॉन, पॉलिएस्टर, सूती रेशा, ऊन, कीट, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। रुई और जूट पादपों से प्राप्त होता है, ये तो पता है। तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई क्या कहलाती है? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा रेशम रेशमी कीट कोकून से बनता है। खादी भंडार, खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो सन 1956 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बहुत सारा मैच दी फॉलोइंग है, उसमें से भी आपको अगर सही गलत का क्वेश्चन दे, 1 नंबर का तो क्वेश्चन सीटेट में रहता ही है, तो हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दे और 2-4 ऑप्शन दे दे। इसमें आप लोग को फूड में सर्च करना होगा। या नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्त्रों के नाम बता दीजिए, ये भी पूछ सकता है। अब नारियल से क्या क्या बनता है? एक तो फूड पैड बनता है नारियल तंतु से, और दूसरा क्या बनता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, सोच के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज का यही क्वेश्चन रहा कि नारियल तंतु से 2 चीज क्या क्या बनता है। फिर हम लोग आगे का क्लास शुरू करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए क्लास में। जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।